Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, scope of executive power करने के बाद let's move to a new section which deals with administrative discretion. और इसमें हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट केस है द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मैं एक सेकंड शेयर कर देता हूँ स्क्रीन जो मैंने नोट्स बनाए थे. एंड इन फैक्ट तो इट्स इस केस में बहुत सारे फैक्ट्स दिए हैं. आपको उतने फैक्ट्स जानने की जरूरत नहीं, बस इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि एक कोल कंट्रोल ऑर्डर पास किया यूपी गवर्नमेंट ने इन एक्सरसाइज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. उसके तहत जो पिटिशनर्स हैं उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया. और उसके बाद वो कुछ जैसे अच्छा उस जमाने में तो मतलब सोशलिस्ट रिजीम थी, प्राइसेस कंट्रोल हुआ करते थे. तो इनको ऐसा प्राइस दिया गया जिसपे इनका ये कहना था पिटिशनर्स का कि उनका बिजनेस नहीं हो रहा है. इनफैक्ट आप कंटेंशंस भी कंटेंशन पिटिशनर्स के आर्गुमेंट जो हम आप देख लेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा. तो उनके यही सब आर्गुमेंट्स है कि आप हमारा 19(1) वैलिड हो रहा है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि जो प्राइस आपने हमारे लिए कानपुर में सेट किया है डिस्पाइट एग्जिस्टिंग लोकल कंडीशंस इन अलीगढ़ लखनऊ वहाँ पर आप प्राइस से ज़्यादा हैं. उसके अलावा उनका ये कहना था कि जिस ग्राउंड पे आपने हमारा लाइसेंस कैंसिल किया है वो सब वेग है, इंडेफिनिट है. और जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट था कि आपके पास जो ये पावर है आपको एक्सरसाइज करने का, ये बहुत ही आर्बिट्ररीली है, मतलब कोई रीजनेबल कोई इसमें देयर इज नो चेक ऑन द पावर. दूसरी बात ये कि आप ये पावर डेलीगेट कर सकते हैं किसी को भी विदाउट एनी मतलब कोई रूल नहीं है किसको आप डेलीगेट करेंगे, कैसे पावर एक्सरसाइज होगा. तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का एक बहुत मतलब इट्स अ वेरी गुड जजमेंट. इनफैक्ट कोर्ट इसमें एक चिंतमन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश अपने ही केस को कोर्ट ने कोर्ट किया और उसने बोला कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जो पावर है वो मतलब आर्बिट्रली एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए. मतलब आर्बिट्ररी इज एंटीथेसिस ऑफ रीजनेबलनेस. और आपका जो भी लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव एक्शन है, इट शुड मतलब हैव अ नेक्सस जो आप पर्पस अचीव करना चाहते हैं. और ये मतलब जो रीजनेबल जैसे मान लीजिए 19(1) वैलिड करने के लिए 19 क्लॉज 6 में आपको दी गई है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए. तो वो क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए तभी आप 19(1) के राइट को मतलब इंफ्रैक्शन कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं. और दूसरी बात एक अमेरिकन केस था यिक वो वर्सेस हॉपकिंस. उसमें भी कोर्ट ने ये कहा था कि मतलब ऐसा हो सकता है कि जो स्टेट जो अथॉरिटी में पर्सन उसके पास एनिमिटी हो, पार्टीशन हो और ये सब चीजें प्रूफ करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है और इससे बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो सकता है. तो ये जो अनरेस्ट्रिक्टेड पावर है ऑल्दो इसको प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है बट इट इज अपेरेंट टू एवरी मैन. और इसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है. वो जो हम मतलब जो बायसनेस की बात करते हैं, बायसनेस आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आपको दिख जाए कि हाँ भाई मेरा भाई अथॉरिटी में है जो कि टेंडर देगा और मैं एक टेंडर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज इट सर, भले मेरे अगेंस्ट मेरे फेवर में उसने कुछ डिसीजन लिया हो या नहीं लिया. तो इन चीजों को मानकर कोर्ट ने ये पाया कि ये जो पावर है क्लॉज सेक्शन 4(3) में जिसके तहत वो लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो सकता है, ये पावर किसी को भी डेलीगेट किया जा सकता है. ये पावर कैसे, देर इज नो रूल, देर इज नो गाइडलाइन कि ये पावर कैसे एक्सरसाइज होना चाहिए. तो इसलिए ये आर्बिट्ररी है जस्ट बिकॉज देर इज स्कोप ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, देर इज स्कोप ऑफ बायसनेस. तो इसलिए और दूसरी बात भले इसमें आपने ये कहा हो इनका डिफरेंस ये था कि आपको रीजन लिखने की जरूरत है जो भी आप डिसीजन लेंगे. लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इस पॉइंट के लिए कि सिर्फ रीजन रिकॉर्ड करने का प्रोविजन डज नॉट सेव क्लॉज फ्रॉम मतलब बीइंग वॉइड अगर वो बाकी जगहों पे वॉइड हो रहा है. तो कोर्ट कह रहा है कि ये जो आप रीजन लिख रहे हो इसको कौन चेक करेगा, आपने कुछ ऐसा रूल बनाया ही नहीं है. ये तो रीजन बस आप एक अपनी फॉर्मेलिटी के लिए कर दे रहे हो. ये रीजन का यूज कब आया, जब कोर्ट ने मांगा कि भैया आपने क्यों किया. तो वो तो अगर आप वो प्रोविजन नहीं भी लिखते रीजन का फिर भी अगर कोर्ट बोलता कि आप रीजन दो तो आपको रीजन तो देना ही होता. तो इसलिए ये इसको सेव नहीं करेगा. दूसरी बात जो रही प्राइसेस के लिए, तो उसमें कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे इनके पास देर इज नो अनरीजनेबलनेस क्योंकि कोर्ट कहता है कि लोकल कंडीशन के हिसाब से जो आपके एडिशनल जो इंसिडेंटल चार्जेस हैं वो वेरी करेंगे. तो इसके लिए आप और वो लोकल अथॉरिटीज को लोकल कंडीशन के बारे में ज्यादा मालूम होगा कंपेयर टू
कंपेयर टू जो कोर्ट या कोई भी अथॉरिटी, इसलिए कोर्ट अपनी डिसीजन इम्पोज ना करके कोर्ट कहेगा, कोर्ट उसकी बात माना। तो इसलिए इसका कंक्लूजन बस ये है कि द कोर्ट स्ट्रक डाउन दीज प्रोविजन reinforcing द प्रिंसिपल दैट लॉज एंड रेगुलेशन मस्ट हैव क्लियर रैशनल बेसिस, नेक्सस होना चाहिए एंड शुड नॉट इन्फ्रिंज अपॉन फंडामेंटल राइट्स विदाउट जस्टिफिकेशन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यही है कि आप फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करो लेकिन एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, एंड दैट जस्टिफिकेशन मस्ट कन्फॉर्म टू द जो 19, 2, 3, 4, 5, 6 में जो आपके एक्सेप्शन दिए हुए हैं। तो ये रहा अपना केस द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड लेट्स एंजॉय आवर ट्रस्ट विद लॉ।